चलिए अब हम अपनी नियोप्लेजिया यूनिट में आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे लेक्चर नंबर 3। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ नियोप्लेजिया। ठीक है, चलिए देखो, पहला फीचर होता है एनाप्लेजिया, दूसरा फीचर होता है मेटास्टेसिस, तीसरा फीचर होता है लोकल इन्वेजन, चौथा फीचर होता है रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ध्यान रखो। देखो सबसे पहले समझो, जो नियोप्लेजिया है वो क्या है? कैंसरस कंडीशन। तो अगर कहीं पर भी कैंसर होगा तो ये चार चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। एनाप्लेजिया कंडीशन देखने को मिलेगी, मेटास्टेसिस भी देखने को मिलेगी और लोकल इन्वेजन भी देखने को मिलेगा और रेट ऑफ ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखो, हॉलमार्क ऑफ नियोप्लेजिया होता है एनाप्लेजिया। ठीक है, चलिए, जबकि फर्स्ट मोस्ट रिलायबल साइन होता है मेटास्टेसिस और सेकंड मोस्ट रिलायबल साइन होता है लोकल इन्वेजन। तो ये तीन क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और एक एक करके हर एक फीचर को हम समझेंगे। सबसे पहले एनाप्लेजिया को समझते हैं। देखो एनाप्लेजिया एक कैंसरस कंडीशन है, इतना ध्यान रखो। ठीक है, चलिए और देखो, एनाप्लेजिया की डेफिनेशन होती है लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर टिश्यू में लैक ऑफ डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है मतलब एनाप्लेजिया है। एनाप्लेजिया मतलब कैंसरस कंडीशन। ठीक है, देखो अब डिफरेंशिएशन क्या होता है समझो। देखो डिफरेंशिएशन होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्यूमर टू पेरेंट ऑर्गन। मतलब समझो, देखो मान लो आपका पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में एक ट्यूमर बना। अब वो जो ट्यूमर बना उसके सेल्स जो थे वो स्ट्रक्चरली सेम पैनक्रियाज के सेल्स की तरह थे और फंक्शन भी वो पैनक्रियाज की सेल्स की तरह कर रहे थे। मतलब उनका स्ट्रक्चर भी पैनक्रियाज के सेल्स के जैसा था और उनका फंक्शन भी पैनक्रियाज सेल की तरह था। मतलब जो डिफरेंशिएशन है वो मौजूद है उस ट्यूमर में, तो वो एनाप्लेजिया कंडीशन नहीं होगी। मतलब वो कैंसरस कंडीशन नहीं होगी, वो होगी बेनाइन कंडीशन। लेकिन मान लो अगर जो नया ट्यूमर बना उस ट्यूमर में स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो सेल बने हैं वो अपने लोकल टिश्यू से डिफरेंट है, तो उसको आप कह दोगे लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब वो एनाप्लेजिया की कंडीशन है। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे एनाप्लेजिया क्या है तो कुछ नहीं, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। अब फिर अगर कोई आपसे पूछे डिफरेंशिएशन क्या है तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्यूमर टू पेरेंट ऑर्गन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। चलिए आगे चलते हैं। जैसे जैसे आप आगे चलोगे एनाप्लेजिया को और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलिए देखो, एनाप्लेजिया के फीचर्स देखेंगे और इसका निमोनिक्स है एनाप्लेजिया। ठीक है, तो चलिए देखो, सबसे पहले आ रहा है ए, तो इससे हो जाएगा एबनॉर्मल माइटोसिस। ठीक है, तो पहला फीचर है एनाप्लेजिया का एबनॉर्मल माइटोसिस। एबनॉर्मल माइटोसिस मतलब, उससे पहले समझो नॉर्मल माइटोसिस क्या होती है। देखो नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है, दो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं पोल पर कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको कहते हो आप नॉर्मल माइटोसिस। लेकिन एबनॉर्मल माइटोसिस में क्या हो जाता है, 3 और 4 मतलब 2 से ज़्यादा माइटोटिक स्पिंडल देखने को मिलते हैं। जैसे ये एक सेल है तो देखो यहाँ पर 3 माइटोटिक स्पिंडल है। मतलब ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये है एबनॉर्मल माइटोसिस। और एबनॉर्मल माइटोसिस देखने को मिलेगी एनाप्लेजिया में। और एनाप्लेजिया क्या है, कैंसरस कंडीशन। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर माइटोटिक स्पिंडल 3 होंगे तो आप उसको कह दोगे ट्राइपोलर माइटोटिक स्पिंडल। वही जबकि अगर माइटोटिक स्पिंडल 4 होंगे तो उसको आप कह दोगे क्वाड्रिपोलर माइटोटिक स्पिंडल। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, एनाप्लेजिया का फीचर होता है एबनॉर्मल माइटोसिस। एबनॉर्मल माइटोसिस क्या होता है, अगर सेल में माइटोटिक स्पिंडल 2 से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं तो उसको आप कहते हो एबनॉर्मल माइटोसिस। ठीक है, तो ए से क्या हो गया, एबनॉर्मल माइटोसिस। अब देखो एन से क्या होगा, सेकंड फीचर है एनाप्लेजिया का, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है,
तो देखो एन से क्या हुआ, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो गया। देखो अब समझो, जो नॉर्मल न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो होता है 1:4 to 1:6, ठीक है। चलिए, लेकिन ट्यूमर सेल्स के पास जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो होता है 1:1। मतलब जो इसका न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा बिग हो जाता है, वो इतना बिग हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट पूरा सेल को कवर कर लेता है, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए नॉर्मल सेल में ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, मतलब लगभग सेल 4 से 6 गुना ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस के। लेकिन देखो ट्यूमर सेल में क्या है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये ऑलमोस्ट पूरे सेल को कवर कर रहा है, ठीक है। चलिए, तीसरा फीचर हाइपर क्रोमेटोसिस। हाइपर मतलब देखो, हाइपर मतलब इंक्रीज, क्रोमेटोसिस मतलब क्रोमेटिन। तो इसमें जो है वो क्रोमेटिन का सिंथेसिस ज़्यादा हो जाता है। देखो हमारा निमोनिक्स क्या था, एनाप्लेजिया। ए से हो गई एबनॉर्मल माइटोसिस, एन से हो गई न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज कर जाता है। अब समझो एच यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इसको समझो। देखो अगर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज कर जाएगा तो मतलब न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज कर जाएगा। अगर न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज कर जाएगा तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन की भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर क्रोमेटिन इंक्रीज कर जाएगा तो आप इसको कह सकते हो हाइपर क्रोमेटोसिस, मतलब क्रोमेटिन का ज़्यादा सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो 3 फीचर आपको पता चल गए होंगे, ठीक है। चलिए, चौथा फीचर प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है। चलिए देखो निमोनिक्स को देखते हैं। एबनॉर्मल माइटोसिस, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज कर जाएगा जिसकी वजह से हाइपर क्रोमेटोसिस हो जाएगा। तीसरा है, सॉरी इस ए से कुछ भी नहीं है, पी से है, पी से है प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये है प्लियोमॉर्फिज्म। अब देखो प्लियो का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। तो जो कैंसरस कंडीशन होती है, मतलब एनाप्लेजिया होता है, उसमें जो सेल्स की मॉर्फोलॉजी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। मतलब आपको बहुत सारे शेप्स मिलेंगे सेल्स के, कोई पॉलीगोनल होगा, कोई रेक्टेंगुलर टाइप होगा, कोई स्पिंडल शेप होगा, ठीक है। वो बहुत सारे साइजेस मिलेंगे, कोई बहुत छोटा मिलेगा, कोई बहुत बड़ा मिलेगा, ठीक है। समझ में ना? तो इसलिए इसको आप कहते हो प्लियोमॉर्फिज्म। वेरिएशन इन साइज एंड शेप मिलता है, ठीक है। चलिए 5वां फीचर देखते हैं, लॉस ऑफ पोलैरिटी। चलिए तो एनाप्लेजिया का पहला फीचर था एबनॉर्मल माइटोसिस, दूसरा फीचर था न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज कर जाएगा, तीसरा फीचर था हाइपर क्रोमेटोसिस, वो इस वाले पॉइंट से आप पता लगा सकते हो। चौथा फीचर था प्लियोमॉर्फिज्म, 5वां फीचर है लॉस ऑफ पोलैरिटी। मतलब एनाप्लेजिया में सेल्स अपनी पोलैरिटी को भी लॉस कर देते हैं। देखो नॉर्मल क्या होता है, सेल एकदम अपनी पोलैरिटी को मेंटेन करे हुए होता है, लेकिन जैसे ही ट्यूमर हो जाता है, कैंसरस कंडीशन हो जाती है, एनाप्लेजिया आ जाती है, तो देखो ये अपनी पोलैरिटी को लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये है 5th फीचर। अब 6th फीचर देखते हैं। चलिए इरिवर्सिबल। ध्यान रखना जो एनाप्लेजिया है वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो ये देखो आई से आ जाएगा इरिवर्सिबल। तो जो एनाप्लेजिया है वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। चलिए और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है स्मैश बेसमेंट मेम्ब्रेन या ब्रेक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए तो ये 7 फीचर हैं एनाप्लेजिया के जो आपको याद होने चाहिए और आराम से आप इस निमोनिक से याद कर सकते हो, एनाप्लेजिया, ठीक है। ए से है एबनॉर्मल माइटोसिस, एन से है हाई एनसी रेशियो, हाई एनसी रेशियो होगा तो हाइपर क्रोमेटोसिस हो जाएगी। ए से कुछ भी नहीं है, पी से है प्लियोमॉर्फिज्म, एल से है लॉस ऑफ पोलैरिटी, ए से कुछ भी नहीं है, आई से है ये इरिवर्सिबल होता है। मतलब आप एनाप्लेजिया को या कैंसर को रिवर्सिबल नहीं, मतलब रिवर्स नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। एस मतलब स्मैश्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो भी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। चलिए अब देखो जैसे ही इस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपकी वो ब्रेक होती है तो आप इसको कहते हो
इन्वेसिव कार्सिनोमा। ठीक, देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे चैप्टर में, आपको धीरे धीरे कि मेटास्टेसिस क्या होता है, एनाप्लेजिया क्या होता है, लोकल इन्वेजन क्या होता है, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो एनाप्लेजिया में मैं नटशेल ये बताना चाहता हूँ, एनाप्लेजिया एक फीचर है किसका, नियोप्लेजिया का, जो कि हॉलमार्क होता है नियोप्लेजिया का। ठीक है, और एनाप्लेजिया में 7 चीज़ें होती हैं, एबनॉर्मल माइटोसिस, हाई एनसी रेशियो, हाइपरक्रोमेटोसिस, प्लियोमॉर्फिज्म, लॉस ऑफ पोलैरिटी, इरिवर्सिबल कंडीशन है ये, और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी ब्रेक हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखो नोट पॉइंट देखो, मान लो ये नॉर्मल सेल है, अब अगर इस पर स्ट्रेस आया तो ये अडेप्ट करेगी अपने आप को। अगर आपने सेल इंजरी में पढ़ा है तो नॉर्मल सेल होता है, इस पर स्ट्रेस आता है और ये अपने आप को एडेप्टेशन करता है। और सेलुलर एडेप्टेशन कितनी तरीके की होती थी, 5 तरीके की, मेटाप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया और एट्रोफी और डिस्प्लेजिया, आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरह से अगर नॉर्मल सेल पर स्ट्रेस आएगा तो सबसे पहले ये मेटाप्लेजिया करेगा। मेटाप्लेजिया क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वन मैच्योर टिश्यू इनटू अनदर मैच्योर टिश्यू। ठीक है, वही होता है मेटाप्लेजिया, ये आपने पढ़ रखा है। अब मान लो स्ट्रेस कंटिन्यू रहा तो क्या होगा, तो डिस्प्लेजिया हो जाएगा। अब डिस्प्लेजिया एक प्री कैंसरस कंडीशन है, ध्यान रखना, मतलब ये कैंसरस कंडीशन नहीं है, ये कैंसर से होने वाली पहली स्टेज है। ठीक है, अभी कैंसर नहीं हुआ है। अगर डिस्प्लेजिया हो गया मतलब कुछ दिन बाद अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहा तो आपको कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहेगा तो एनाप्लेजिया हो जाएगा, और एनाप्लेजिया क्या है, कैंसरस कंडीशन है। ठीक है, चलिए आप देखो मेटाप्लेजिया क्या है, एक सेलुलर एडेप्टेशन है, जबकि डिस्प्लेजिया क्या है, ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है, जबकि एनाप्लेजिया क्या है, ये एक कैंसरस कंडीशन है। ध्यान रखें, एक नॉर्मल सेल था, स्ट्रेस आया, मेटाप्लेजिया हो, मतलब उसने अपने आप को अडेप्ट किया। अडेप्ट नहीं कर सका तो स्ट्रेस कंटिन्यू रहा तो वो डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो प्री कैंसरस कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहा तो आपको कैंसर हो जाएगा, मतलब एनाप्लेजिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखो, मेटाप्लेजिया एक 100% रिवर्सिबल होती है। हमने पढ़ा था सेल इंजरी चैप्टर में, ऑल सेलुलर एडेप्टेशंस आर 100% रिवर्सिबल, मतलब अगर आप स्ट्रेस को हटा दोगे तो ये नॉर्मल सेल की तरह एक्ट करेगा, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जबकि डिस्प्लेजिया पार्शियल रिवर्सिबल होता है। ठीक है, मतलब ये पार्शियली रिवर्सिबल होता है। पार्शियली रिवर्सिबल का मतलब क्या है, अगर ईयरली स्टेज पर आप स्ट्रेस को हटा दोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन अगर लेट स्टेज पर आप स्ट्रेस को हटाओगे तो ये रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो डिस्प्लेजिया इज रिवर्सिबल एट अर्ली स्टेज एंड इट इज इरिवर्सिबल एट लेट स्टेज। ठीक है, अब ये जो एनाप्लेजिया होता है ये कंप्लीटली इरिवर्सिबल स्टेज होती है। ठीक है, चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको आनी चाहिए। अब देखो डिस्प्लेजिया में और एनाप्लेजिया में 2 मेजर डिफरेंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला, डिस्प्लेजिया में डिस्प्लेजिया में बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, जबकि एनाप्लेजिया में बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्प्लेजिया पार्शियली रिवर्सिबल है। पार्शियली रिवर्सिबल मतलब इनिशियल स्टेज पर ये रिवर्सिबल हो सकता है, लेट स्टेज पर ये इरिवर्सिबल होता है, जबकि एनाप्लेजिया एक कंप्लीटली इरिवर्सिबल स्टेज है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि डिस्प्लेजिया में और एनाप्लेजिया में क्या डिफरेंस है, तो बस आपको ये 2 डिफरेंस बताने हैं। ठीक है, चलो बाकी कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं, समझो बात को। अब देखो समझो, एनाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया में 2 डिफरेंस क्या है। डिस्प्लेजिया पार्शियली रिवर्सिबल कंडीशन है, जबकि एनाप्लेजिया कंप्लीटली इरिवर्सिबल कंडीशन है। बाकी डिस्प्लेजिया में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट मिलेगी, जबकि एनाप्लेजिया में बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, जैसे ध्यान रखना
न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो एनाप्लेजिया में भी इंक्रीज करता है और डिस्प्लेजिया में भी इंक्रीज करता है, लेकिन जितना इंक्रीज ये एनाप्लेजिया में करता है उतना डिस्प्लेजिया में नहीं करता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एबनॉर्मल माइटोसिस दोनों में देखने को मिलती है, डिस्प्लेजिया में भी एनाप्लेजिया में भी, लेकिन ज़्यादा किस में देखने को मिलती है? एनाप्लेजिया में। ठीक है, चलिए। हाइपरक्रोमेटोसिस भी दोनों में देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादा किस में देखने को मिलती है? एनाप्लेजिया में। ठीक है, चलिए। वहीं प्लियोमॉर्फिज्म भी डिस्प्लेजिया में भी देखने को मिलता है और एनाप्लेजिया में भी, लेकिन ज़्यादा किस में? एनाप्लेजिया में। ठीक है, चलिए। लॉस ऑफ पोलैरिटी भी दोनों में देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादा किस में देखने को मिलेगी? एनाप्लेजिया में। ठीक है, वहीं देखो ये दो डिफरेंस हैं। एनाप्लेजिया इरिवर्सिबल होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, जबकि डिस्प्लेजिया पार्शियली रिवर्सिबल होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। ठीक है, तो उम्मीद है डिस्प्लेजिया में और एनाप्लेजिया में आपको फ़र्क दिखाई दिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। देखो मेटास्टेसिस देखते हैं। सेकंड फीचर क्या था? देखो यहाँ पर देखो, फीचर्स ऑफ एनाप्लेजिया देख रहे थे हम। पहला था, सॉरी, फीचर्स ऑफ नियोप्लेजिया देख रहे थे हम। तो पहला था एनाप्लेजिया जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा है मेटास्टेसिस। चलिए मेटास्टेसिस देखते हैं। देखो मेटास्टेसिस की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंट स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। ठीक है, मतलब अगर आपका ट्यूमर आपकी आइज में हुआ, तो अगर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो अगर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो इसके कुछ सेल्स टूटेंगे, ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे और वो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। मतलब आपके हार्ट में डिपॉजिट हो जाएंगे, आपके लीवर में डिपॉजिट हो जाएंगे, आपके ब्रेन में डिपॉजिट हो जाएंगे, आपके लोअर लिंग में डिपॉजिट हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो इस प्रॉपर्टी को कहते हो मेटास्टेसिस। डिस्टेंट स्प्रेड ऑफ ट्यूमर इज नोन एज मेटास्टेसिस। और ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ बेनाइन ट्यूमर फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर। मतलब अगर आपको बेनाइन ट्यूमर को और मैलिग्नेंट ट्यूमर को डिफरेंशिएट करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटास्टेसिस। वो ऐसे कि बेनाइन ट्यूमर मेटास्टेसिस बिल्कुल भी नहीं करता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो ट्यूमर टू टाइप्स के होते हैं, बेनाइन, मैलिग्नेंट। बेनाइन मेटास्टेसिस नहीं करता है और मैलिग्नेंट मेटास्टेसिस करता है। ठीक है, चलिए अब देखो एक्सेप्शन देख लेते हैं। देखो जितने भी बेनाइन ट्यूमर हैं वो मेटास्टेसिस शो नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट 99% मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस शो करेंगे, लेकिन कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है लेकिन मेटास्टेसिस शो नहीं करेंगे। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्लायोमा जो कि ब्रेन ट्यूमर है और बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन, ये दोनों मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं लेकिन ये मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं नियोप्लेजिया की, लोकल इन्वेजन। तो देखो लोकल इन्वेजन क्या है? इन्वेडिंग ऑफ नाइबर टिश्यू। ठीक है, देखो सॉरी, अगर आपके ट्यूमर हुआ और ये ट्यूमर अपने नाइबर टिश्यू को इन्वेड कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हो आप लोकल इन्वेजन। ध्यान रखना, बेनाइन ट्यूमर में लोकल इन्वेजन एब्सेंट होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में लोकल इन्वेजन प्रेजेंट होता है। देखो ट्यूमर वही बेनाइन है, मैलिग्नेंट है। बेनाइन कैप्सुलेटेड होता है, मैलिग्नेंट नॉन कैप्सुलेटेड होता है। बेनाइन कैप्सुलेटेड होता है इसलिए लोकल इन्वेजन एब्सेंट होता है। मैलिग्नेंट नॉन कैप्सुलेटेड होता है इसलिए शो करता है लोकल इन्वेजन। तो ये स्लाइड ध्यान रखना। चलिए रेट ऑफ ग्रोथ देख लेते हैं। देखो बेनाइन ट्यूमर में रेट ऑफ ग्रोथ स्लो होती है, बाकी मैलिग्नेंट ट्यूमर में रेट ऑफ ग्रोथ रैपिड होती है। ये बात ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको आने चाहिए। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पहला, मिनिमम वेट ऑफ ट्यूमर फॉर क्लिनिकल डिटेक्शन। मतलब ट्यूमर का कितना वेट हो ताकि हम उसको क्लिनिकली डिटेक्ट कर सकें। तो उसका आंसर है 1 ग्राम। और 1 ग्राम में कितने सेल्स होते हैं? 10⁻⁹ सेल्स। और सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमम वेट ऑफ ट्यूमर कंपेटेबल विथ लाइफ। मतलब कितने वेट का ट्यूमर हो
ताकि वो कंपेटिबल हो अपनी लाइफ से। तो इसका आंसर है 1 kg। और 1 kg में कितने सेल्स होते हैं? 10⁻12 सेल्स। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। चलिए तो देखो, यहाँ पर हमने पढ़े फीचर्स ऑफ नियोप्लेजिया, वो 4 थे, वो चारों हमने पढ़ लिए। फिर हम आगे गए और हमने पढ़े फीचर्स ऑफ एनाप्लेजिया, वो 7 थे, वो हमने पढ़े। फिर हमने एनाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया में डिफरेंस देखा। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम देखेंगे बेनाइन ट्यूमर में और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस। देखो, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 किया है, 2 किया है, 3 किया है, तो आपको सारे डिफरेंसेस पता है बेनाइन में और मैलिग्नेंट में। चलिए देखो, बेनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस नहीं होती है, जबकि मैलिग्नेंट में होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ। एनाप्लेजिया एब्सेंट होता है बेनाइन ट्यूमर में, जबकि एनाप्लेजिया प्रेजेंट होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर में। ये बात ध्यान में रखो। देखो, बेनाइन ट्यूमर कैप्सुलेटेड होता है, मैलिग्नेंट नॉन कैप्सुलेटेड होता है। बेनाइन ट्यूमर लोकल इन्वेजन शो नहीं करता है, तो लोकल इन्वेजन एब्सेंट होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में लोकल इन्वेजन प्रेजेंट होता है। बेनाइन ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है। और बेनाइन ट्यूमर सॉफ्ट होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर हार्ड होता है। ये भी मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। ये सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें फाइब्रस स्ट्रोमा लेस होता है। ये हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें फाइब्रस स्ट्रोमा हाई होता है। और हाई फाइब्रस स्ट्रोमा या एक्सेसिव फाइब्रस स्ट्रोमा के सिंथेसिस को आप क्या कहते हो? डेस्मोप्लेजिया। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ कमी लगी है हमें बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए देखो, ये लेक्चर तब बन रहा है जब कोलकाता का जो रेप केस है वो हुआ है। ठीक है, तो वो एक बहुत ही घटिया चीज़ हुई है हमारी सोसाइटी में, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो उसके बारे में आवाज़ उठती रहनी चाहिए जब तक जिनके साथ हुआ है उनको मतलब पूरी तरह से वो नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी बेकार सी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में। तो ये तो होती रहेंगी, लेकिन हमारा ये काम है कि हम इसके बारे में बोलते रहें। ठीक है, तो ये बोलना नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़ी ही डिस्टर्बिंग चीज़ थी। ठीक है, सबके लिए, स्पेशली जो मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड हैं, जैसे हम तो छोड़िए, जो हमारी बैच की लड़कियां हैं, मतलब हमारी कॉलेज की लड़कियां हैं, मतलब किसी भी कॉलेज की लड़कियां हैं, उनके लिए। क्योंकि ये सीन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये रेप केस इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्क प्लेस पर चीज़ें हुई हैं। और वर्क प्लेस पर चीज़ें होना, समझ रहे हो, बहुत ही डिस्टर्बिंग है। तो इसलिए इस केस के बारे में बोलते रहिए सोशल मीडिया के ज़रिए, और डेली लाइफ में भी अपनी फैमिली को बताइए। मतलब इस केस के बारे में बातें होती रहनी चाहिए, ताकि आगे से अगर कोई ऐसा करने का सोचे तो डरे, पहली बात वो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।